अगर कोई नेता चुनाव के अलावे कुछ नहीं सोचता है तो वो अपना भला तो कर सकता है लेकिन समाज का भला नहीं कर सकता। लेकिन जनता के जो सवाल हैं वो वहीं के वहीं धरे हुए हैं। सुशील मोदी जी ने ये कहा है कि हम ऑनलाइन कराएंगे। साहब, जिस राज्य के आप उप मुख्यमंत्री हैं उस राज्य की वास्तविक स्थिति शायद आपको मालूम नहीं है कि आप ऑनलाइन की बात करते हैं। लोगों को मोबाइल चार्ज करने के लिए 15 किलोमीटर जाना पड़ता है। चुनाव जब आएगा तब देखा जाएगा, लोग रहेंगे, लोग बचेंगे, तभी ना चुनाव होगा। हमारे साथ है सीपीआई नेता कन्हैया कुमार। इनसे जानेंगे कि जो स्थिति लॉकडाउन में मजदूरों की रही वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी रही। कन्हैया जी, जिस तरह से लॉकडाउन में मजदूर सड़क पे परेशान नजर आए, मरते दिखे, भूखे प्यासे हजारों किलोमीटर पैदल चलते नजर आए, सबसे बड़ी गलती कहाँ हुई? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आज सब लोग मजदूर की बात कर रहे हैं जी, इस बात का स्वागत करना चाहिए। लेकिन जो दर्दनाक परिस्थिति है, जो हालात आज मजदूरों के सामने उत्पन्न हो गए हैं, जी, जिस तरीके से लॉकडाउन हुआ उसमें तैयारी नहीं थी, अचानक से सब कुछ बंद कर दिया गया। जब तक उनके पास अपना राशन पानी था तब तक वो अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनके पास 7 दिन का भी अनाज नहीं होता है। एक एक जो कमरे होते हैं उसमें लोग शिफ्ट में काम करते हैं और शिफ्ट में सोते हैं। 8 घंटा 4 लोग सोएगा और 8 घंटा फिर दूसरा 4 लोग आके सोएगा और 8 घंटा फिर तीसरा 4 लोग आकर के सोएगा। ये जो मजदूरों की स्थिति थी, इसको इस देश में दशकों से नज़रअंदाज किया गया है। ये आज की बात नहीं है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो ठेकेदार के अंदर कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाले मजदूर हैं, उनके कल्याण के नाम पे सरकार एक सेस वसूलती है और मजदूरों के नाम पे जो सेस वसूला गया है वो 48,000 करोड़ रुपया है। अगर मजदूरों का पैसा ही मजदूरों को दे दिया जाए फिर भी उनके ये दुर्दशा नहीं होगी। आपने देखा होगा जब ट्रेन बंद था तो मजदूर पटरी पे कट गए, जब ट्रेन चलने लगा तो भूख प्यास से लोगों की जान जाने लगी। सरकार कहती है कि 4 लोगों की श्रमिक स्पेशल में मौत हुई है, जबकि आरपीएफ एक हमारी सम्मानित सरकारी फोर्स है, उसका कहना है कि 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। एक अखबार में आज ये रिपोर्ट हुआ है। तो ये जो पूरा का पूरा दर्दनाक परिस्थिति पैदा हुआ है, आपने देखा होगा हज़ारों किलोमीटर जो है चल करके बिहार की एक बेटी अपने पिताजी को घर पहुंचाती है। ये जो स्थिति है, इस स्थिति के लिए कौन जिम्मेवार है, ये प्रश्न आप पूछते हैं। स्वाभाविक रूप से ये हम सब की जिम्मेवारी है, ये सिर्फ सरकार की जिम्मेवारी नहीं है। लेकिन बाकी लोग जो काम कर रहे हैं, जैसे हमारी पार्टी हो या हमारा संगठन हो, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, आपको अभी एक रिपोर्ट मिली होगी कि इंडियन लेवल ऑर्गेनाइजेशन के भीतर अपील किया गया है कि भारत में जो श्रम कानून समाप्त किए जा रहे हैं वो ख़त्म नहीं किया जाए। तो वो जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन है उन लोगों ने मिल करके किया है। बाकी आपने देखा होगा कि लोग अपनी कैपेसिटी में, सिर्फ पार्टी नहीं, कोई एक व्यक्ति भी जिसके पास अगर 100-200 रुपया है वो भी जो है 10 पार्ले-जी खरीद करके लोगों को बांटने की कोशिश कर रहा है। तरह तरह से लोगों ने हेल्प किया है, हमारे लोग भी कर रहे हैं। लेकिन प्रश्न ये है कि बुनियादी जिम्मेवारी किसकी है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। आपने कह दिया कि लॉकडाउन फेल है। नहीं, मेरा सिर्फ यही नहीं कहना है। मेरा ये कहना है कि लॉकडाउन ज़रूरी है, लेकिन लॉकडाउन को तैयारी के साथ करना चाहिए। जिस तरीके से लॉकडाउन में चीज़ें आगे बढ़ी हैं उसमें हमने क्या देखा है कि अभी ये कीजिए वो मत कीजिए, अभी ये कीजिए अभी वो मत कीजिए। आखिर में स्थिति ये बनी है कि आपको जो करना है कीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे। यही हो गया है ना। 4th लॉकडाउन क्या है, आप देखिए कि तमाम तरह के नियमों की धज्जियाँ उड़ रही हैं। उस दौरान, लॉकडाउन के दौरान जो तैयारी करनी चाहिए थी, स्वास्थ्य व्यवस्था को जो दुरुस्त करने का प्रयास करना चाहिए था, अभी आपको एक खबर मिली होगी कि पीपीई किट पहनने से जो है, गर्मी से जो है लोग बेहोश हो जा रहे हैं। तो ये हमारे सामने बुनियादी सवाल है। हम सब लोगों को मिलकर के काम करना चाहिए और जिम्मेवारी पहली स्वाभाविक रूप से सरकार की होती है, लेकिन ये जिम्मेवारी हम सब की है। बिहार में जिस तरह से आपने देखा कि लॉकडाउन में बिहार के प्रवासी मजदूर सबसे ज़्यादा परेशान नजर आए। जो वर्तमान सरकार है वो कहती है कि पिछले जो लालू जी की सरकार थी उसमें उनकी देन दशा है कि आज मजदूर पलायन कर रहे हैं। उनका कहना है कि 15 साल से क्या कर रहे थे, लेकिन बुनियादी जो सवाल है वो भटक जा रही है। देखिए, बुनियादी सवाल ये है कि बिहार के पास अगर सबसे ज़्यादा कुछ है जी, जिसके आधार पे बिहार आज इस देश में नहीं दुनिया में सबसे आगे हो सकता है, वो है मानव संसाधन। आप देखिए कि बिहार का स्टूडेंट कोटा में पढ़ने के लिए जाता है, पढ़ाने वाला भी बिहारी, पढ़ने वाला भी बिहारी। तो राजस्थान में जाकर के क्यों पढ़े, बिहार में क्यों नहीं पढ़ाई हो। उसी तरह से बिहारी मजदूर
बिहारी डॉक्टर, इलाज कहाँ हो रहा है? दिल्ली में। तो भाई बिहार में ही इलाज क्यों नहीं हो? बिहारी मजदूर जीन्स सिल रहा है, दुनिया भर में वो जीन्स बिकने के लिए जा रही है, तो फिर वही जीन्स जो है वो बिहार के वैशाली में, बेगूसराय में, हाजीपुर में क्यों ना सिला जाए? तो सबसे बुनियादी सवाल है कि जब तक बिहार में नई संभावना, नया रोजगार, नए तरह के उद्योग धंधे और हमारा जो मानव संसाधन है उसका बेहतर प्रबंधन हम लोग नहीं करेंगे। आपने कभी देखा है किसी पंजाबी को बिहार में आकर के काम करते हुए, या किसी जो है कर्नाटक के आदमी को बिहार में आकर के काम करते हुए? क्यों हमारे मजदूर वहाँ के खेत में जाकर के कटाई करते हैं? अगर हमारे यहाँ पे कृषि का विकास किया जाए तो उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और शुरुआती दिनों में इसके कुछ प्रयास किए गए। धीरे धीरे ज्यों-ज्यों इस देश की राजनीति में धर्म और जाति सबसे बड़ा मुद्दा बन गया, उसी वक्त ही इस देश के जो अलग अलग तबके के लोग हैं, चाहे वो मजदूर हों, चाहे वो मिडिल क्लास हो, चाहे वो नौकरी करने वाला हो, चाहे बेरोजगार हो, छात्र हो, नौजवान हो, उनके सवालों को नज़रअंदाज किया जाने लगा। इसीलिए आज हम आपसे भी आग्रह करना चाहते हैं, जब हम लोग बड़ी बड़ी बातों पे चर्चा करने की कोशिश करते हैं तो कोई छोटी लेकिन महत्वपूर्ण बात छूट जाती है। मैं आपको बिहार के संदर्भ में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। यहाँ जब खड़ा होकर के हम लोग बात कर रहे हैं, तब बेगूसराय ज़िला में किसानों के ऊपर लाठीचार्ज हो रहा है। क्या है वजह? वजह यह है कि किसान कहते हैं कि आप हमारी उपजाऊ ज़मीन मत लीजिए, आप फैक्ट्री लगाइए, लेकिन हमारी जो उपजाऊ ज़मीन नहीं है आप वो ज़मीन ले लीजिए। ये हक मांगने के चलते उनके ऊपर लाठी चलाई जा रही है। इससे पहले आपने देखा अलग अलग ज़िलों में बड़े पैमाने पे जो है खून खराबे की घटना आई है, गोली चलने की आपराधिक घटनाएं आई। उससे पहले आपने ये खबर सुनी होगी कि बिहार के भीतर जिंदा जो है एक लड़की को जला दिया गया, एक मासूम बच्ची के साथ जो है रेप किया गया। बेगूसराय ज़िले में ही जो है कस्टोडियल डेथ का मामला आया है, थाने में जो है एक लड़के की लाश लटकी हुई मिली। ये सब चीज़ जो है वो हमको एक नए तरीके से सोचने के लिए विवश करता है कि कब तक बिहार में ये सब होता रहेगा। आज हमारे लाखों मजदूर भाई दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, उनकी अपनी एक परेशानी है, वहाँ जो रह रहे लोग हैं उनकी अपनी एक परेशानी है। जब तक हम ये जो समाज को बांटने वाली और तोड़ने वाली चीज़ें हैं उससे ऊपर उठ करके विकास की बात नहीं करेंगे, एकता की बात नहीं करेंगे, बिहारी होने के गौरव की बात नहीं करेंगे, तब तक हम लोग जो है बिहार को आगे नहीं ले जा सकते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होने वाले हैं, सभी लोग एक्टिव मोड में नज़र आ रहे हैं। तेजस्वी यादव भी हो, पप्पू यादव हमेशा एक्टिव में ही रहते हैं, नीतीश कुमार भी अपने कार्यकर्ता के साथ ऑनलाइन संवाद कर रहे हैं, सुशील कुमार मोदी ऑनलाइन वोटिंग की भी बात कर दिए हैं। अभी तैयार हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इसी बात का तकलीफ़ है कि अगर कोई नेता चुनाव के अलावे कुछ नहीं सोचता है तो वो अपना भला तो कर सकता है लेकिन समाज का भला नहीं कर सकता है। देखिए, चुनाव होते रहते हैं, कौन सा चुनाव नहीं होता है? लोकसभा चुनाव होता है, विधानसभा चुनाव होता है, विधान परिषद होता है, राज्यसभा होता है, ग्राम पंचायत होता है, चुनाव तो होते रहते हैं। लेकिन जनता के जो सवाल हैं वो वहीं के वहीं धरे हुए हैं। सवाल ये है कि क्या बिहार में आज भी 5 साल में ग्रेजुएशन होगा? सवाल ये है कि भाई सब जगह इंटरनेट का जो है 4G स्पीड चलेगा तो हमको जो है गांव देहात में नॉर्मल बात करने के लिए भी नेटवर्क नहीं मिलेगा। तय नहीं कर पाते हैं कि सड़क जो है उस पर गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, ये सवाल होना चाहिए। और मुझे दुख है कि चुनाव के लिए तो एक्टिव हो जाएंगे लेकिन जो ज़रूरी सवाल है उस पर कौन बात करेगा। इसीलिए मेरी अगर आप व्यक्तिगत राय पूछें तो मैं बिल्कुल चुनाव की तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल विधानसभा की तैयारी नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे जो बिहार के लोग इधर उधर फंसे हुए हैं या बिहार में जो रह रहे हैं, बिना फ़ोटो खिंचाए, बिना वीडियो बनाए, बिना प्रचार किए लोगों का मदद कैसे किया जाए। जब इस परिस्थिति से हम लोग एक बार उभरेंगे तो हमारी पहली प्राथमिकता ये होगी कि जो मज़दूर लौट करके आए हैं बिहार, उनके लिए नए रोज़गार के अवसर कैसे ढूंढे जाएं और उनकी जो समस्या है, जो उनको मज़दूर होने के चलते दूसरे राज्यों में झेलना पड़ा, उसका कानूनी उपाय कैसे किया जाए कि कल को अगर हमारा कोई भाई बाहर काम करने के लिए जाए नहीं, बिहार में ही रोज़गार हो, अगर मजबूरी में जाना पड़े तो उसके साथ ये दुर्दशा ना हो कि अचानक से लॉकडाउन कर दिया जाएगा, मालिक पैसा देना बंद कर देगा, मकान मालिक जो है घर से बाहर कर देगा और अपना जो है हरिया पतीला लेकर के लोग रोड पे आ जाएंगे, पूरा ख़ानदान रोड पे आ जाएगा। ये परिस्थिति हमारे भाइयों को, हमारे मज़दूर साथियों को देखना ना पड़े, ये हमारी प्राथमिकता है। चुनाव होता रहे, लोग चुनाव की तैयारी करते रहें, लेकिन सुशील मोदी जी ने ये कहा है कि हम ऑनलाइन कराएंगे। साहब, जिस राज्य के आप उप मुख्यमंत्री हैं उस राज्य की वास्तविक स्थिति शायद आपको मालूम नहीं है। आप नहीं जानते हैं कि आप ऑनलाइन की बात करते हैं, लोगों को मोबाइल चार्ज करने के लिए 15 किलोमीटर जाना पड़ता है।
साइकिल लेकर के जाते हैं 15 किलोमीटर, मोबाइल चार्ज करवाते हैं, फिर आकर के इस्तेमाल करते हैं। तो पहले हर इंसान के हाथ में मोबाइल पहुंचा दीजिए, हर गांव में बिजली पहुंचा दीजिए, और इंटरनेट कनेक्शन चाहे गांव हो या देहात सबको बराबर मिलने लगे। करवाइए ऑनलाइन चुनाव, तब कोई दिक्कत नहीं है। पूरा बिहार ये जानना चाहता है कि विधानसभा चुनाव में चाहे आगे के समय में कन्हैया कुमार किधर रहेंगे, महागठबंधन में या दूसरे दल में, क्योंकि आप पटना यूनिवर्सिटी के इलेक्शन के समय पप्पू यादव के साथ हैं। देखिए, मैंने आपको कहा कि अभी हमारे दिमाग में चुनाव है ही नहीं। अभी हम लोगों को ये दिख रही है कि कोरोना एक महामारी है, और ये एक महामारी जो है इस देश में पहले से बेरोजगारी की जो एक महामारी चल रही थी उससे मिल करके एक बहुत बड़ी महामारी का रूप धारण करने जा रही है। तो हमारी प्राथमिकता ये है कि बिहार में नए रोजगार के अवसर कैसे तलाशे जा सकते हैं, जो लोग लॉकडाउन के दौरान परेशान हैं उनको मदद कैसे किया जा सकता है। चुनाव हमारी प्राथमिकता नहीं है। चुनाव जब आएगा तब देखा जाएगा, लोग रहेंगे, लोग बचेंगे, तभी ना चुनाव होगा। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू।